जय हिंद बच्चों। तो काइनेमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सब टर्म्स को देखेंगे, समझेंगे और इस पे बढ़िया एग्जांपल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो काइनेमेटिक्स में वी स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। कोई बॉडी कितना चलेगा, क्या वेलोसिटी होगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये सब चीजें जानते हैं हम लोग विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब उस मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कितना फोर्स लगना चाहिए वगैरह। तो वो सब चीजों के बारे में हम लोग वरीड नहीं होते हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। वो सब चीजें हम लोग डायनेमिक्स में देखते हैं। तो अभी काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द मोशन, ठीक है, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। अब काइनेमेटिक्स ये देखने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे दो चीजें, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। अब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज said to be pure translational when in a given time interval linear displacement of each point of the body is same। हर एक पॉइंट का अगर बॉडी इस तरीके से चले कि हर एक पॉइंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम हो इन अ गिवन टाइम इंटरवल, तो हम लोग बोलेंगे कि मोशन जो है वो प्योर ट्रांसलेशनल है। जैसे देखो, ये बॉडी जो है इस तरीके से चल रहा है सच दैट, मान लो फर्स्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ S1। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से 1 से आ गया 1 डैश पे, सेकंड पॉइंट 2 से 2 डैश पे आ गया और थर्ड पॉइंट 3 से 3 डैश पे आ गया। तो फर्स्ट वाले का डिस्प्लेसमेंट हुआ लेटर से S1 वेक्टर, सेकंड वाले का उतना ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ S2 वेक्टर, थर्ड वाले का S3 वेक्टर। सिमिलरली n पार्टिकल्स होंगे, nth वाले का Sn वेक्टर। अगर सारे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जो है ना, अगर सारे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल अगर सेम ही हो, ठीक है, सारे पार्टिकल्स का अगर डिस्प्लेसमेंट सेम ही हो इन अ गिवन टाइम इंटरवल, तो हम लोग बोलते हैं कि मोशन जो है वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हुआ। जैसे आपका देखो ये फिगर, तो जैसे ये इस फिगर में ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे आया, तो इसमें यू कैन सी कि हर एक पार्टिकल का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो सेम ही है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन सेकंड फिगर में ये बॉडी जो है वो इस तरीके से मूव किया है, यहाँ से यहाँ पे आया है। तो बेसिकली यहाँ पे हर एक पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। तो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। सिमिलरली थर्ड फिगर में ये बॉडी इस तरीके से मूव किया है, तो हर एक पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन समझ गए। हर एक पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए इन ए गिवन टाइम इंटरवल। तो अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा इन ए गिवन टाइम इंटरवल, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में सारे पॉइंट्स का लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन ये सब सेम होगा। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में सारे पॉइंट्स का लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन ये सब सेम होता है। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अ बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, क्या वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है? अ बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, रिजिड बॉडी है, तो क्या क्या वो हो सकता है कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हो, उसके बाद अभी मैं आंसर बताने वाला हूँ, तो आप सोच सकते हो। जैसे देखो, मान लो ये बॉडी है और अगर ये इस तरीके से चले, तो इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन? इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन? क्या इसमें कोई टाइम इंटरवल लेंगे तो हर एक पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है क्या? आई मीन हर एक पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या सेम है? ये देखो सीधा वर्टिकली ऐसा मूव कर रहा है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है इसका, रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ सर्कुलर मोशन पे चल रहा है। तो आप देखो हर एक पॉइंट का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो सेम होगा? जैसे देखो, मैं आपको ये समझाने के लिए, तो पहले क्या करो, आप पहले जो है आप फिर से वीडियो पॉज करके फिर से एक बार सोच लो। बिकॉज आप खुद से सोचोगे उसके बाद ही फिर लाइक एनालिसिस सुनने में मजा आएगा। तो देखो, जैसे मान लो कि आई हैव टेकन 4 पोजीशंस। ये मान लो ये स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट किया 1, ये हो गया पोजीशन 2, फिर 2 से 3 पे आया, 3 से 4 पे आया, फिर 4 से 1 पे गया। तो लेटेस्ट से हमने 4 पोजीशंस मार्क किए हैं। तो देखो बॉडी अगर इस तरीके से मूव कर रहा है जैसा अभी हमने मूव कराया था, तो ऐसा मूव कराया था, ठीक है। तो उसी में हमने 4 पोजीशंस मार्क किए हैं। तो देखो आप कि लाइक जैसे अगर मैं पोजीशन 1 और 2 की बात करूं,
तो क्या 1 से 2 पे जब आया ये बॉडी, तो क्या हर एक पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है? देखते हैं हम लोग, देखते हैं। सो लेट अस से कि फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, ठीक है। फर्स्ट पार्टिकल का ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, ए का इतना हुआ डिस्प्लेसमेंट। देखो तो सी का भी इतना ही हुआ है क्या? देखो सी का भी डिस्प्लेसमेंट सेम ही हुआ है, बी का सेम ही हुआ है। तो हर एक पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम ही हुआ, ये दो टाइम इंटरवल्स में, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे बॉडी आया है, तो हर एक पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम ही हुआ है। वैसे ही आप कोई सा भी ये मान लो, जैसे मान लो पोजीशन 2 से पोजीशन 3 पे आया, तो ए का इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सी का भी इतना ही हुआ, और बी का भी इतना ही हुआ। तो देखो सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए भी सेम ही है। थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए, थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए ए का इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ए का इतना हुआ है, सी का भी इतना ही हुआ है, और बी का भी इतना ही हुआ है। तो सबका लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम ही हुआ है। थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए वैसे ही यू कैन से कि जितना ए का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उतना ही सी का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उतना ही बी का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो कोई भी टाइम इंटरवल आप लोगे तो हर एक पार्टिकल्स का यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन में प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, ठीक है। बढ़िया लगा होगा आपको ये। ओके, और ये चीज लिख लीजिए आप कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी एक्सेलरेशन सारे पार्टिकल्स का सेम होगा। आई होप कि आप नोट्स साथ में बनाते जा रहे हो। अगर आपका कुछ पहले से नोट्स बना हुआ है तो वो पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर लो, स्पेस नहीं है तो अलग से बना लो। बट नोट्स बनाओ यार, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, कुछ खास। तो एटलीस्ट अगर आपका पहले से किया हुआ है कुछ, तो जो अच्छे पॉइंट्स आपको लगे एटलीस्ट वो तो आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस सी प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि इफ अ रिजिड बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी ट्रेवल्स ओवर सर्कुलर पाथ, ठीक है। So if a rigid body moves in such a way that each point of the body travels over circular path, तो the motion is called pure rotation, ठीक है। अच्छा, और इस केस में क्या होता है कि जैसे ये फैन का एग्जांपल हो गया, जैसे ये फैन का एग्जांपल हो गया, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या है, दे आर मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। वो अच्छा, द सेंटर्स ऑफ सर्कुलर पाथ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। और वो सारे सर्कल्स का जो सेंटर होगा ना, दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन विच इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। सभी जो पॉइंट्स है इसी के अबाउट सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, इसी के अबाउट सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं सभी, ठीक है। और जो एक्सिस से जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा वो छोटे रेडियस के सर्कल पे घूमेगा, जो एक्सिस से जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा वो बड़े रेडियस के सर्कल पे घूमेगा। और एक्सिस वाले जो पॉइंट्स होंगे, एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे दे विल रिमेन एट रेस्ट। और इस केस में देखो क्या है कि सारे पॉइंट्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा इन अ गिवन टाइम इंटरवल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब जितना एंगल घूमा, मतलब रफली ये ऐसे मान सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि एक ही डायरेक्शन में फैन घूम रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, तो आप ऐसे रफली अभी स्टार्टिंग में ये समझ सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना एंगल घूमा, ठीक है। वैसे तो हम लोग सर्कुलर काइनेमेटिक्स जब पढ़ेंगे तो फिर वहां पे सब काफी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर पोजीशन क्या होता है। तो वहां पे डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है ऐसे ही एक रफली मैं बोल रहा हूँ, नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट। तो जस्ट आपके समझने के लिए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है मतलब एक पॉइंट, जैसे एक गिवन इंटरवल में, ये मान लो ये सीलिंग फैन का ये 3 विंग्स हैं, तो 3 विंग्स हैं। तो एक विंग अगर मान लो कि 10 डिग्री से घुमा, ठीक है, लेटर से डेल्टा टी टाइम में एक विंग 10 डिग्री से घूमा, तो दूसरा जो विंग है वो भी 10 डिग्री से ही घूमेगा, तीसरा जो विंग है वो भी 10 डिग्री से ही घूमेगा, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक विंग 10 डिग्री से घूमा और दूसरा 20 डिग्री से घूम जाएगा। तो उस केस में तो ये ट्विस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है प्योर रोटेशनल मोशन में कि
सारे जो पॉइंट्स होंगे उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब रफली सेइंग कि कितना एंगल घूमा, वो सेम होगा सारे पार्टिकल्स का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो सारे पार्टिकल्स का सेम होता है प्योर रोटेशनल मोशन में। प्योर रोटेशनल मोशन, तो देखो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या सेम था सारे पार्टिकल्स का, वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में वो सेम था। प्योर रोटेशनल मोशन में क्या सेम रहेगा सारे पार्टिकल्स का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, आप अभी जैसे ये जो एग्जांपल लिया था, तो अभी जो देखा था कि इस तरह का जो मोशन है वो प्योर रोटेशनल, सॉरी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। इसका अगर बोला रहता कि इसका प्योर रोटेशनल मोशन कैसा होता, मतलब तो आप ऐसे समझो कि अगर इसको हम ऐसे घुमाते, ऐसे घुमाते ऐसे, तो ऐसे घुमाते तो यहाँ पे क्या होता, ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रेडियस। और एक सी वाला जो पॉइंट है वो एक्सिस होता, जो एक्सिस से नजदीक है वो छोटे रेडियस के सर्कल पे घूमेगा, जो एक्सिस से दूर होगा बड़े रेडियस के सर्कल पे घूमेगा। तो ये एग्जांपल होता प्योर रोटेशनल मोशन का। आ रही है बात समझ में? ये एग्जांपल होता है प्योर रोटेशनल मोशन का। लेकिन जब ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल हुआ। अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल। अब हम लोग ये अभी क्यों देख रहे हैं काइनेमेटिक्स में, बिकॉज इस चैप्टर में, काइनेमेटिक्स चैप्टर में अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग सारे बॉडीज का जो मोशन एज्यूम करेंगे वो मानेंगे कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। तो हम लोग इस चैप्टर में अभी जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग ये मानेंगे कि सारे पार्टिकल्स का जो है वो, किसी भी बॉडी का प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। मतलब अगर कोई रिजिड बॉडी है तो उसके हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन सब सेम होगा। तो आगे से हम लोग इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे उसमें हम लोग मान रहे हैं कि बॉडीज का प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशन पढ़ा था। ठीक है। ओके। तो अब आओ एक छोटा सा चीज देख लेते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो एक ये पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड। ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर हो जाता है ओरिजिन से ए को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से ए को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन। और एरो, ये वेक्टर होगा, एरो का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, एरो का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ए का पोजीशन वेक्टर हो गया ओ ए वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर हो गया ओ ए वेक्टर, वी जनरली डिनोटेड बाय आर वेक्टर। और आर वेक्टर जो है ये आपका, हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब देखिए यहाँ से असली काइनेमेटिक्स स्टार्ट होता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा। और ये जो डायग्राम अभी कुछ बनाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हो सके तो आप भी इसको कॉपी पे बना लीजिए। यहीं से हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर देंगे, जितने भी टर्म्स ऊपर में देखे थे हम लोग। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज, स्पीड वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी डायग्राम से सब कुछ डिस्कस होगा। सो लेट अस से कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस पाथ। ठीक है, लेट अस से पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस पाथ। ओके। सो पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे था। और थोड़ी देर बाद टी टाइम पे, एट टाइम टी, लेट अस से द पार्टिकल इज एट पॉइंट ए। और थोड़ी देर बाद टाइम में चेंज हुआ डेल्टा टी से, तो पार्टिकल जो है वो ए से पहुंच गया बी पे। पार्टिकल जो है वो ए से पहुंच गया बी पे। टाइम में चेंज हुआ डेल्टा टी से, तो पार्टिकल ए से बी पे आ गया। ठीक है। सो एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी पार्टिकल इज एट बी। तो अब आप जरा इसका पोजीशन वेक्टर मार्क कर लें। तो ये मान लो आपका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन है। सो एट टाइम टी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, लेट अस से इट इज आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से उसको जोड़ने वाला, उस पॉइंट को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन। सो एट टाइम टी लेट अस से द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल ए इज आर वेक्टर। एंड पार्टिकल जब बी पे चला गया तो इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया, तो लेट अस से कि बी पे जब पहुंचा तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ये हो गया आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, वेयर डेल्टा आर वेक्टर इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर।
हम लोग एक्चुअली डेल्टा को यूजली डिनोट करते हैं, यूज करते हैं टू डिनोट चेंज। ठीक है। सो इनिशियली ए पे पोजीशन वेक्टर इसका आर वेक्टर था, और जब टाइम में चेंज हुआ डेल्टा टी से, तो लेटर से पोजीशन वेक्टर में चेंज हुआ डेल्टा आर से। तो बी पे इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओ बी वेक्टर, ये हम मान लेते हैं आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है। अब देखिए, अब जो टर्म डिस्टेंस है वो ये कहता है कि पार्टिकल ए से बी पे गया तो उसने जो ये लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और ये होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो ये जो पाथ इसने ट्रेवल किया, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वी डिनोटेड बाई डेल्टा एस। वी डिनोटेड बाई डेल्टा एस, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये मान लो हम लोग डेल्टा एस से डिनोट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लो आप, साथ में लिखते चलिए, डिस्टेंस। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस, इसको सिंबल यूज करेंगे इसके लिए डेल्टा एस। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड, और स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि इन बिटवीन टाइम टी एंड टी प्लस डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग तो जानते ही हो कि ये होता है द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला, डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी वेक्टर, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इस डायग्राम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हुआ ए बी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हुआ ए बी वेक्टर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अभी देखो, अभी आप एक चीज लिखो, ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या आप ये बोल सकते हो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर दिस विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ये सब बोल सकते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। अच्छा, आप उस डायग्राम में अगर देखो तो ओ ए वेक्टर जो है वो है आर वेक्टर। आप उस डायग्राम में देखो तो ओ ए वेक्टर है आर वेक्टर, और प्लस ये ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर जो है उस डायग्राम में वो है आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। अब देखो ये आर आर कट गया, तो देयर फोर ए बी वेक्टर हो गया, ये हो गया डेल्टा आर वेक्टर। एंड व्हाट वाज आर वेक्टर, आर वेक्टर वाज पोजीशन वेक्टर, और डेल्टा आर क्या था, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये हाईलाइट करके लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। आप भी अपने नोट्स में ऐसे ही ब्लॉक बना के घेर लीजिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, बिकॉज जब रिवाइज करेंगे तो आपको तभी टाइम नहीं होगा आपके पास। जब आप ट्वेल्थ में जाएंगे इसको रिवाइज करेंगे तो वो मेन मेन पॉइंट्स आपको दिखने चाहिए कॉपी में। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये याद रखना है। ठीक है, बार बार यूज में भी आएगा ही वैसे। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। बहुत बढ़िया भाई। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, ये आपका ए बी वेक्टर। और ये ए बी वेक्टर अभी अभी आपने देखा कि ये कितना आ गया, ये आ गया आपका डेल्टा आर वेक्टर। सो ये डेल्टा आर वेक्टर हो गया। ये डिस्टेंस हो गया, ये डेल्टा एस। डिस्टेंस ये वाली लेंथ हो गई। और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस वेक्टर ए बी वेक्टर का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो हमें दिख रहा है कि जो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया इसने, तो उसकी लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू ये स्ट्रेट लाइन। सो वी कैन से कि इन दिस फिगर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। ये बताओ क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है? यस, आई हर्ड राइट। मैंने आपके दिल की आवाज सुन ली और आपने बोला कि यस सर हो सकता है। और आपने बोला कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम तब होगा जब पार्टिकल यही स्ट्रेट लाइन पे चले। पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन पे चले तो आपने कहा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सही होगा, है ना? तो मैंने सही सुना, आपने यही बोला। बट आपने एक चीज छोड़ दिया, आपने एक चीज नहीं बोला। अब देखो मैं बताता हूँ कि आपका ये जो स्टेटमेंट है वो कैसे आधा अधूरा है। आपने बोला पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन इसी लाइन पे चलना चाहिए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं ऐसे गया और यहाँ से टर्न ले लिया, फिर वापस ऐसे गया, इसी लाइन पे चल रहा हूँ। ठीक है, इसी लाइन पे चल रहा हूँ, ऐसे गया, ऐसे टर्न ले लिया, फिर ऐसे गया, फिर टर्न ले लिया, फिर ऐसे पहुंचा यहाँ पे बीच पे। तो मैं सेम लाइन पे चल रहा हूँ भाई। आपको थोड़ा दिखने के लिए थोड़ा सा अलग दिखाया हूँ टर्न लेते समय, बट मैं वही लाइन पे टर्न लिया फिर वापस गया। तो ये बताओ इस केस में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा? नहीं होगा। तो वैसे तो आपके हिसाब से मैं तो स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा हूँ। तो आपको क्या बोलना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल तब होगा व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। चलो, और क्या डिस्टेंस छोटा हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से? डिस्टेंस क्या छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये जो है हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, छोटा नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये आप ब्लॉक बना के घेर दीजिए, स्टार मार्क लगा दीजिए। इसको नोटेशन में ऐसे लिखेंगे हम लोग कि डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या था, डेल्टा आर वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर का मॉड। ओके, तो शॉर्ट में आप ऐसे याद रखेंगे डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। ये बताओ इक्वल कब होगा? तो ये भी लिख लो आप नोट में। इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन पार्टिकल travels on a straight line without changing the direction of motion.
विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दूसरा बात ये भी होता है कि डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो कभी भी टाइम के साथ घटता नहीं है। जैसे मान लो या तो पार्टिकल चल रहा है, चलते चलते रुक गया, तो रुक गया तो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो उतना ही रहेगा ना, वो तो घटेगा नहीं। तो डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ घटता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ घट सकता है। अच्छा, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने समझ लिया। ये याद रखना है, डेल्टा एस ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा आर। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डेल्टा आर वेक्टर होता है। ठीक है, डिस्टेंस जो है ये डेल्टा एस है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया आपको। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल कर सकते हो आप वैसे। मान लो कि एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो लेट अस से यहाँ से आ गया ये यहाँ पे, थीटा एंगल से टर्न लिया इसने। सो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। अब ये बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट का मॉड क्या होगा। तो आप बोलोगे रेडियस लेट अस से है आर। तो डिस्टेंस तो बहुत आसान है। डिस्टेंस हो जाएगा आर्क लेंथ, एंड आर्क लेंथ विल बी रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो ए और बी को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, सो ये जो कॉर्ड जो है वही हो गया। ये ए बी वेक्टर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलूँ कि अच्छा ए बी वेक्टर का मॉड बताओ, उसकी लेंथ ऑफ द लाइन क्या होगी। वीडियो पॉज करो और फाइंड आउट करो। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। लेट अस से ये ओ है, ये परपेंडिकुलर गिरा एम पे। तो अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, ये दोनों है कॉन्ग्रुएंट। देख लो यार आप, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ठीक है, ये देखो 90 डिग्री 90 डिग्री, और एक साइड कॉमन हो गया, और ये एक साइड का लेंथ सेम हो गया। तो आर एच एस बोलते हैं ना इसको। तो उससे क्या होगा कि ये वाली एंगल हो जाएगी थीटा/2, और ये भी एंगल हो जाएगी थीटा/2। अब देखो तो ये एंगल हो गया। अब एक काम करो आप, इन ट्रायंगल ओ एम बी, इन ट्रायंगल ओ एम बी, ओ एम बी दिख रहा है। ओ एम बी की बात करते हैं। ये ऐसा है कुछ, ये परपेंडिकुलर है, ये आर है, ये थीटा/2 है, ये ओ है, एम है, बी है। तो ये बताओ अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन ऑफ थीटा/2, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो एम बी बाई ओ बी। तो ये हो जाएगा एम बी बाई ओ बी है आर। तो एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आर साइन थीटा/2। ठीक है। और सिमिलरली अब देखो ये ट्रायंगल तो, ये दोनों ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है, तो एम बी का जितना लेंथ होगा एम ए का भी लेंथ उतना ही होगा। और नहीं तो आप इन द सेम वे निकाल भी सकते हो। तो सिमिलरली एम ए का भी लेंथ उतना ही होगा, आर साइन थीटा/2। तो ए बी का जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए एम प्लस, आई मीन एम ए प्लस एम बी। सो एम ए प्लस एम बी, तो ये कितना हो जाएगा, 2r साइन थीटा/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का आंसर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मॉड हो गया ये। और डिस्टेंस जो है वो तो आपने लिख ही लिया है, आर थीटा। डिस्टेंस तो आपने आर थीटा लिख ही लिया था, तो निकल गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट आप आ जाओ कि नेक्स्ट हेडिंग दे दो आप। वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। तो एवरेज, जब भी एवरेज की बात होगी ना, तो वो एक टाइम इंटरवल दिया रहेगा कि भाई इतने से इतने टाइम के बीच में कितना हुआ एवरेज। तो जैसे मैंने ऊपर में जो फिगर बनाया था, अगर मैं उसकी बात करूं, तो इन बिटवीन टी एंड टी प्लस डेल्टा टी।
टाइम टी और टी प्लस डेल्टा टी के बीच में अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड का, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डेल्टा एस। टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। एवरेज स्पीड हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है। अच्छा। और ये डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो स्केलर बाई स्केलर ये स्केलर ही होगा। नेक्स्ट जो है, ये आप लिख लो एवरेज वेलोसिटी। जब भी एवरेज की बात होगी तो एक टाइम इंटरवल की बात होगी। अगर मैं बोलूं इन बिटवीन टाइम टी एंड टी प्लस डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, एवरेज वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय जो टाइम टेकन। तो टी और टी प्लस डेल्टा टी के बीच में कितना टाइम लिया उसने, डेल्टा टी, तो डिस्प्लेसमेंट बाय डेल्टा टी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो होता है डेल्टा आर वेक्टर। तो जो एवरेज वेलोसिटी है मेरे दोस्त, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो क्या होगा, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये डेल्टा आर वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर बाई स्केलर क्या होगा, वेक्टर ही होगा। एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का, टाइम का तो कोई डायरेक्शन है नहीं। तो जो डेल्टा आर का डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो ये नोट में लिख लो आप। ये आपको बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा, लेकिन बच्चे इस वाले में गलती करते हैं कहीं कहीं पे, आप देखोगे बाद में कहाँ पे करते हैं। तो ये लिख लो आप नोट में। ठीक है, कि नोट में ये वाला चीज लिखा रहना चाहिए, बिकॉज आप बाद में कहीं गलती करोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि आप देखो, आप वहां का नोट्स वहां पे लिखा है आपने। तो नोट में आप लिख लो कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी एवरेज वेलोसिटी की, वही डायरेक्शन होगी। ओके। तो ये तो आसानी है भाई, क्या इसमें कुछ नया चीज तो है नहीं। अभी जो आपने एग्जाम्पल किया था, तो वही वाला एग्जाम्पल है। सो अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड वी। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज हो रहा है। मैंने लिखा है कांस्टेंट स्पीड। सो इफ इट हैज टर्न थ्रू एंगल थीटा, फाइंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो अभी आपने निकाल लिया था। डिस्टेंस कितना आया था अभी आपका, आर थीटा। डिस्प्लेसमेंट भी आपने निकाल लिया था। डिस्प्लेसमेंट आपका देखो ऊपर में आपने लिखा है 2r sin θ/2 आया था। और इफ दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो ये डिस्प्लेसमेंट आया था अलोंग ए बी वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट किधर आया था, अलोंग ए बी वेक्टर, ए बी वाले डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जो कॉर्ड है यहाँ पे सर्कल का। तो ये आपने निकाल लिया था। अभी जो नया चीज यहाँ पे आया है वो क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा, तो एवरेज स्पीड होगा मेरे दोस्त डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस जो था वो था आर थीटा। और टाइम कितना लगा, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम जो लगा होगा मेरे दोस्त, और एक बात बताऊं, एक्चुअली एवरेज स्पीड आपको निकालने की जरूरत है भी नहीं, बिकॉज एवरेज स्पीड जो है भाई, स्पीड तो कांस्टेंट ही है, तो एवरेज स्पीड भी वी ही आएगा। एक्चुअली एवरेज स्पीड जो है वो वी ही आना चाहिए। अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ, आएगा भी वी। तो आपसे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन बनाने से पहले आप ये बताओ, क्या एवरेज वेलोसिटी भी वी ही आएगा।
सोच के देखो, एवरेज वेलोसिटी भी क्या वी ही आएगा। ओके चलो देखते हैं। ना एवरेज स्पीड की बात करें तो ये हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। अभी ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस है आर थीटा, टाइम कितना लगा होगा, ये डिस्टेंस कवर किया, तो टाइम जो लगेगा डेल्टा टी, वो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, आर थीटा बाई स्पीड कितना है वी। तो डेल्टा टी की जगह पे लिख दो आप आर थीटा बाई वी। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, आर थीटा बाई वी। तो ये कट वट के क्या हो जाएगा, आर थीटा कट जाएगा, ये वी रह जाएगा। तो एवरेज स्पीड तो वही रहना है, बिकॉज सेमी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से तो चल रहा है भाई। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी भी क्या वही रहेगा। क्या आंसर है आपका। जी नहीं, एवरेज वेलोसिटी वही नहीं रहेगा, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे अलग है ना यार, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस थोड़ी सेम है। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आया था, डिस्प्लेसमेंट आया था 2r साइन थीटा बाई टू अलॉन्ग ए बी वेक्टर। तो मैं ए बी कैप लिख देता हूँ। ए बी कैप यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ए बी कैप से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन तो आई मीन मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बस ये डायरेक्शन असाइन कर देगा कि भाई इसकी जो डायरेक्शन है वो ए बी के अलॉन्ग है। तो यूनिट वेक्टर इज यूज टू असाइन डायरेक्शन। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा वही, टाइम तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइम टेकन निकाला ही है, आर थीटा बाई वी। वो आर थीटा बाई वी लिख देता हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा देखो, ये आर आर कट गया ना, ये कितना हो जाएगा 2v/थीटा इंटू साइन थीटा बाई टू। और डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग ए बी वेक्टर, तो मैं इसको ए बी कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये देखो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं आया है, वी ही नहीं है वो। ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आया, क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो, एवरेज स्पीड के लिए जो है हम लोगों ने देखा था कि एवरेज स्पीड के लिए एक टाइम इंटरवल दिया होता था। ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए टाइम इंटरवल दिया होता था। तो कि भाई इतने से इतने टाइम के बीच में कितना होगा एवरेज स्पीड। जैसे मान लो एक ट्रेन जो है वो मुंबई से खुली, मुंबई से खुली मान लो रात में 10 बजे, और दिल्ली पहुंच गई सुबह में मान लो 10 बजे। तो 10 बजे सुबह दिल्ली पहुंच गई, 12 घंटे लगे। 12 घंटे में लेटस से इसने 1200 किलोमीटर कवर किया। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई एवरेज स्पीड जो है वो हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जो है वो एक टाइम इंटरवल दिया होता है, उसके लिए बात होती है कि भाई इस टाइम इंटरवल में इतना एवरेज स्पीड हुआ। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि ट्रेन जो है वो लगातार 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ही चल रही होगी। है ना, बीच में इसने कहीं पे स्टेशन पे रुका भी होगा, है ना, कहीं पे इसकी स्पीड 100 से ज्यादा भी रही होगी। तो जब बात होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट पे, उस मोमेंट पे ट्रेन की कितनी स्पीड है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए अलग फॉर्मूला नहीं होता है। जो ये वाला है ना, क्या बोलते हैं, जो एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला है वही वाला होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या था, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, मैं लिख देता हूं इधर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम इंटरवल, यही वाला फॉर्मूला है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। लेकिन इसमें करना क्या है कि टाइम इंटरवल आपको बहुत ही छोटा कर देना है। टाइम इंटरवल आपको बहुत ही छोटा कर देना है, मतलब जैसे टाइम इंटरवल मान लो आपने 1 मिली सेकंड ले लिया या उससे भी छोटा।
देखो ये एक लिखने का तरीका है, इसको पढ़ते हैं हम लोग डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी ऐसे एरो देके लिख दिया ना, इसका मतलब इसको पढ़ते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है। मान लो मिली सेकंड, उससे भी छोटा कह लो माइक्रो सेकंड। माइक्रो सेकंड मतलब कितना हो गया, 10⁻⁻6 सेकंड का, लाइक 10⁻⁶ पार्ट में आपने ये कर दिया, छोटा कर दिया। नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड। या आप इससे भी छोटा कर लो, इससे भी बहुत छोटा कर लो, ठीक है। इससे भी बहुत ही छोटा कर लो, 0.0000, ऐसे 50 जीरो बैठा दो, लास्ट में एक वन डाल दो। टाइम इंटरवल इतना छोटा कर दो आप। तो उस केस में जो डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल, ये जो फॉर्मूला है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। जैसे आप इसको ऐसे समझो, प्रैक्टिकली समझो कि मान लो ट्रेन पे आप जा रहे हो, है ना, अपने दोस्त के साथ, और ट्रेन अभी खूब स्पीड से चल रही है, अच्छा खासा स्पीड से चल रही है। और आपको पूछा गया कि भाई इस मोमेंट पे कितनी है स्पीड ट्रेन की। तो आप क्या करोगे कि आपने जो है वो एक स्टॉप वॉच निकाला, और विच कैन रिकॉर्ड वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। मान लो मिली सेकंड भी वो रिकॉर्ड कर सकता है। और लेट अस से कि 1 मिली सेकंड में, 1 मिली सेकंड में आपने देखा कि 1 मिली सेकंड में ट्रेन जो है ये आपका कुछ चल रहा है, लेट अस से एक्स मीटर चला 1 मिली सेकंड में, इतना कम टाइम में। तो ये जो एक्स मीटर चला, तो एक्स मीटर बाई 1 मिली सेकंड मतलब 10⁻⁻3 सेकंड। तो आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे एक्स इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकंड, ये ट्रेन की स्पीड है। और ये जो स्पीड है ये अब भी इस मोमेंट की स्पीड है। एक्स को आप कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह से कंफ्यूज मत हो जाना, आप कुछ दूसरा नोटेशन ले लो। मान लो आपने स्टॉप वॉच निकाला, और ये जो है 1 मिली सेकंड में ये ट्रेन जो है लेट अस से ये चल रही है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी चली, 10 सेंटीमीटर चली 1 मिली सेकंड में। 10 सेंटीमीटर चला कितने देर में, 1 मिली सेकंड में। तो आपने कहा 10 सेंटीमीटर चला, यानी कि 1 सेकंड में ये कितना चल रहा होगा, पर यूनिट टाइम कितना चल रहा होगा, तो 10 सेंटीमीटर बाई 10⁻⁻3 सेकंड। मतलब ये हो गया कितना, 10⁻²मीटर बाई 10⁻³ सेकंड। इसका मतलब हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो उस मोमेंट की, उस इंस्टेंट की स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे कि भाई एक्यूरेसी, तो 1 मिली सेकंड में मतलब वो तो उसी उसी ड्यूरेशन का देगा ना स्पीड, वो 1 मिली सेकंड वाला जो ड्यूरेशन है तो वो तो हमें उसी इंस्टेंट का मिल गया। तो थियोरेटिकली आपने वो ड्यूरेशन बहुत कम कर, प्रैक्टिकली आपने वो ड्यूरेशन बहुत कम कर दिया, 1 मिली सेकंड कर दिया। थियोरेटिकली की बात करें तो थियोरेटिकली वो और टाइम इंटरवल और छोटा होना चाहिए, डेल्टा टी की वैल्यू और छोटी होनी चाहिए, तो इसीलिए डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए बोलेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब थियोरेटिकली वो वैल्यू टाइम इंटरवल और छोटा कर देना आपको। फॉर्मूला तो वही है, डिस्टेंस बाई स्पीड, सॉरी डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, ठीक है। और ये लिमिट, ऐसा लिमिट जो है ये क्या लिखा है, एल आई एम का मतलब होता है लिमिट। और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ऐसे लिखने का तरीका है ये, यही चीज बताता है कि टाइम इंटरवल आपने बहुत ज्यादा छोटा लिया है, वेरी वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। और इसी को जो है ना, अब ये क्या होता है, इतना लिखना बल्कि होता है बार बार ऐसा, तो इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है ds/dt। इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है ds/dt। मतलब जैसे ही आपने dt का दिया ना, dt का मतलब ही हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। मतलब जब डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, टेंस टू जीरो है, तो उस केस में हम लोग डेल्टा टी को शॉर्ट में dt लिखते हैं। अब जब टाइम इंटरवल बहुत ही ज्यादा छोटा है, टेंस टू जीरो है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो भी तो बहुत छोटा ही होगा। तो डेल्टा एस जो होगा वो भी बहुत ही छोटा ही होगा। तो डेल्टा एस बहुत छोटा होगा तो उसी को लिखा जाता है शॉर्ट में ds। शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, ds। तो dt भी बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो, ds भी बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो। तो ये ds/dt जो है वो बेसिकली क्या है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ही है, लेकिन दोनों बहुत छोटे हैं। डेल्टा टी टेंस टू जीरो है तो हम उसको dt लिखते हैं, डेल्टा एस भी बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो है। भाई बहुत ही कम टाइम होगा, ठीक है, बहुत ही कम टाइम होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल भी तो बहुत कम ही होगा, ठीक है। इसीलिए डेल्टा एस को ds लिखा गया। आप बोलोगे नहीं सर, मान लो कोई चीज बहुत फास्ट चल रही है,
तो वो तो कम टाइम में भी जो है वो सब चल लेगा अच्छा खासा, तो वो डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो ही होगा, ऐसा क्यों बोल सकते हैं? भाई अगर वो अच्छा खासा चल ले रहा है, इसका मतलब कि आपने अभी टाइम इंटरवल को और ज्यादा छोटा नहीं किया है, फिर और ज्यादा छोटा करो उसको। ठीक है तो और ज्यादा छोटा करो जब तक ये भी नहीं बहुत छोटा हो जाए। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे डेल्टा टी जो है ये भी टेंड्स टू जीरो है, इसलिए डी टी लिखा। डेल्टा एस जो है ये भी टेंड्स टू जीरो, इसलिए डी एस लिखा। अच्छा, तो ये कोई नया चीज नहीं है, ये सर डी एस बाई डी टी ये कोई नया चीज नहीं आ गया, ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ही है। बट दोनों बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, दोनों टेंस टू जीरो है, तो ये हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये दोनों अगर बहुत छोटे होंगे तो इनका जो रेशियो होगा क्या वो भी बहुत छोटा नहीं होगा? जरूरी नहीं है। अगर मान लो जैसे दो क्वांटिटीज ना बहुत छोटे हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक है 0.00000, ऐसे मान लो 50 जीरो बैठा दो, और ये है 5। एक है मान लो लेट अस से इसकी वैल्यू कुछ ले लेता हूँ, कुछ भी नाम दे दो बी। ठीक है, एक कुछ वेरिएबल है, एक कुछ वैल्यू है, मान लो उसका वैल्यू है पी, उसका वैल्यू है 0.0000। वैसे ही 50 जीरो बैठा लो यहाँ पे भी, 0.00000, ऐसे ही 50 जीरो बैठा लो, फिर एक डाल दो। तो इन दोनों का जो सम होगा ये भी बहुत ज्यादा छोटा ही होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम करोगे तो क्या हो जाएगा? बी प्लस पी। कितना हो जाएगा? 0.00000, ऐसे ऐसे करके, सॉरी सम करोगे तो 6 हो जाएगा, ये भी बहुत छोटा ही है। इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन करोगे वो भी बहुत छोटा ही आएगा। कितना आएगा ये? ऐसे ही 50 जीरो 4 आ गए। लेकिन अच्छा, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करोगे बी इंटू पी, ये तो और भी ज्यादा छोटा होगा। मल्टीप्लीकेशन तो और भी बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसमें 50 जीरो था डेसिमल के बाद, इसमें 50 जीरो था, तो मल्टीप्लीकेशन में और डेसिमल के बाद 100 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो और भी ज्यादा छोटा होगा। लेकिन इनका जो रेशियो होगा बी बाई पी, ये रेशियो कर लो आप, यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? डेसिमल के बाद ये सब जीरो जीरो कट जाएंगे और ये वैल्यू हो जाएगा 5। तो इनका जो रेशियो होगा ये बहुत छोटा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बड़ा भी हो सकता है। तो 5 तो बड़ा ही हो गया ना। तो इसीलिए डी टी बहुत छोटा है, टेंड्स टू जीरो है, डी एस बहुत छोटा है, लेकिन जो इनका रेशियो है वो जरूरी नहीं है कि बहुत छोटा हो। ठीक है, ओके। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड देख लिया आपने, डी एस बाई डी टी। ओके सिमिलरली नेक्स्ट देखो आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हो गया कि उस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है उसकी, उस मोमेंट पे क्या वेलोसिटी है। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा ये आपका होगा, इसका भी फॉर्मूला वही होगा जो एवरेज वेलोसिटी का होता है। एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो ये भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस उस मोमेंट के लिए बोल दिया है, तो आप टाइम इंटरवल को क्या कर लोगे? बहुत ज्यादा छोटा, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। और एक्चुअल में क्या है ये आपका डिस्प्लेसमेंट, हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट होता था चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इट वाज डेल्टा आर वेक्टर। सो दिस इज डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब देखो टाइम इंटरवल जो है बहुत ही छोटा है, टेंस टू जीरो है, तो इतने स्मॉल टाइम इंटरवल में, टेंस टू जीरो टाइम में जो पोजीशन वेक्टर में चेंज होगा वो भी बहुत छोटा ही होगा। तो हम लोग इसी को, ये इतना बल्कि है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डी आर बाई डी टी। ये डी आर बाई डी टी कोई नया चीज नहीं है भाई, ये जो है वो कोई नया चीज नहीं है। डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया तो उसी को शॉर्ट में लिख दिया डी टी। ठीक है, और डेल्टा आर जो है ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये भी बहुत ज्यादा छोटा होगा भाई, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल है। तो जो पोजीशन वेक्टर में चेंज हुआ होगा वो भी तो बहुत छोटा ही हुआ होगा। तो इसी को शॉर्ट में इसी को लिख दिया डी आर वेक्टर। तो मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे डी एक्स लिख दिया, तो डी एक्स देखते ही आपको समझ जाना है कि बहुत ज्यादा छोटा है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है। डी वाई लिख दिया तो डी वाई देखते ही समझ जाना है कि बहुत ज्यादा छोटा है, ये टेंड्स टू जीरो है। डी टी लिख दिया मतलब समझ जाना है कि ये टाइम इंटरवल जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, टेंड्स टू जीरो है। सिमिलरली डी आर वेक्टर लिख दिया तो समझ जाना है कि वो डेल्टा आर वेक्टर ही है, बस ये है कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा है, टेंड्स टू जीरो है। ठीक है, और और
और बिल्कुल सही, अगर आप इसको समझ रहे होगे कि ऐसा डिफरेंशिएशन वगैरह है सर, ये क्या है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को बढ़िया से समझना चाहते हो तो डिफरेंशिएशन पे मैंने ना बहुत लंबी वीडियो बनाई है, सब कुछ कवर किया है एक ही वीडियो में। करीब 3 घंटे का वीडियो है। जरूरी नहीं है कि वो उसके सब पोर्शन आपका काम का हो, बट हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसमें उसको डिफरेंशिएशन को समझने के लिए बढ़िया से आप उसके कुछ पोर्शंस देख सकते हो जो आपको लगे कि आपके काम का है। ठीक है। तो बाकी इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, उसके बाद फिर और डिफरेंशिएशन वाला भी एस्पेक्ट देखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आप जो है इसको ऐसे वी वेक्टर भी लिखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा वी वेक्टर इक्वल टू डी आर बाई डी टी। ठीक है। अच्छा, वी वेक्टर इक्वल टू डी आर बाई डी टी। अब देखो, सिर्फ वी लिखा है ना, अगर जैसे सिर्फ वी लिखा है, तो सिर्फ वी लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मतलब वो इंस्टेंटेनियस वाले की बात हो रही है, बिकॉज एवरेज वाले की बात होगी ना तो वो लिखा रहेगा एवरेज एवरेज वेलोसिटी और समथिंग। ठीक है। अगर सिर्फ वी लिखा होता है मतलब वो समझ जाना होता है कि इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आपका अटेंशन चाहिए होगा। यहाँ पे चाहिए आपका अटेंशन। इसको बढ़िया से विजुअलाइज करेंगे कि क्या है ये चीज, ये डी एस बाई डी टी क्या है, डी आर बाई डी टी क्या है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। इसके लिए आप आओ सबसे स्टार्टिंग वाले डायग्राम में जो हम लोगों ने किया था। अब देखो यहाँ पे अगर हम टाइम इंटरवल छोटा करते जाएं, ठीक है, जैसे हमने टाइम इंटरवल टी और टी प्लस डेल्टा टी के बीच का पकड़ा था, तो उसमें देखा था कि पार्टिकल ए से बी पे आ गया था यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम टाइम इंटरवल को छोटा करते जाएं, सबका काम नहीं है, टाइम इंटरवल को छोटा करते जाएं, तो थोड़ा और कम टाइम लें, तो बी जो है कहीं इधर ही रहा होगा। तो बी कहीं इधर ही रहा होगा। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया होगा यार, उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो, एक सेकंड, हाँ, सो अगर टाइम इंटरवल हमने छोटा किया होगा तो ये बी जो पहले यहाँ पे था वो अभी यहाँ पे आ गया होगा, और डिस्प्लेसमेंट इसकी ये रही होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसकी ये रही होगी। टाइम इंटरवल को अगर और छोटा करें तो बी कहीं यहाँ आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट ये रही होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये रही होगी डेल्टा आर वेक्टर। डिस्टेंस ये रहा होगा, डिस्टेंस रहा होगा ये वाला लाइन। बढ़िया समझना भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, फोकस्ड हो जाओ अभी। ठीक है, ये डिस्टेंस ये रहा होगा। टाइम इंटरवल को और कम करते जाओ आप। अच्छा ये बताओ पहले, ये इस वाले डायग्राम में बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन बड़ा है। ऑब्वियसली डिस्टेंस बड़ा है, और ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा है। टाइम इंटरवल को और छोटा करो, टाइम इंटरवल को और छोटा करो, तो ये बी जो है वो कहीं यहाँ आ गया होगा, बी यहाँ आ गया होगा। तो अभी जो है ये डिस्टेंस हो गया, ये हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या रहा होगा, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही आ रहा है। बट अगर आप परफेक्टली देखो तो यू कैन से कि शायद वो थोड़ा सा भी तिरछा विरछा रहा होगा, तो डिस्टेंस ही बड़ा होगा। अच्छा, टाइम इंटरवल और छोटा करो। ओ यार, ये तो डायग्राम ही चला गया। टाइम इंटरवल और छोटा करो, तो बी कहीं यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट यही हो गया, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। टाइम इंटरवल को और भी छोटा करो, टाइम इंटरवल को और छोटा करो भैया, और छोटा करो। ये बी पॉइंट यहाँ पे आ गया अभी, बी पॉइंट यहाँ पे आ गया देखो, ये आ गया देखो ध्यान से ये। अभी क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम ही हो गए ना भाई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही हो गए, पार्टिकल ने जिस स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल ये तो कह सकते हो बहुत ही छोटा पोर्शन है, तो यू कैन से कि ये जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। अगर आपको स्ट्रेट लाइन होने में अभी भी डाउट है तो इसको और छोटा करो, और छोटा करो भाई, इसको और नजदीक लाओ। तो बी पॉइंट मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया।
अभी देखो टाइम इंटरवल जब आपने बहुत छोटा कर दिया, टेंड्स टू जीरो कर दिया, तो यार ये दोनों जो है ऑलमोस्ट ए और बी पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही हो गए होंगे भाई। ऑलमोस्ट ए और बी सेम ही हो गए होंगे। तो इसमें क्या कह सकते हो आप? इसमें आप क्या कह सकते हो? इसमें आप ये कह सकते हो कि भाई ये, एक सेकंड देखो मैंने बहुत जूम किया हुआ है। तो आप इसमें ये कह सकते हो कि पार्टिकल ए से बी पे आया, और इस केस में जो पाथ होगा वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब देखो जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता था वो होता था डेल्टा एस, और जो दोनों को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन होता था वो होता था डेल्टा आर, और उसका लेंथ होता था ये, उसका मॉड। तो अगर आप टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दोगे तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा आर के मॉड के इक्वल हो जाएगा। ये बात आ रही है समझ में? टाइम इंटरवल आपने बहुत छोटा कर दिया, तो पार्टिकल बी जो है वो, आई मीन जो पॉइंट बी है, ऑलमोस्ट इट हैज कम क्लोजर टू ए, ऑलमोस्ट ए के पास में ही है। तो जो पाथ होगा पार्टिकल का वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, उतना छोटा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो भाई टाइम इंटरवल और छोटा करो। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है इसका मतलब आपने टाइम इंटरवल और ज्यादा छोटा किया नहीं है। तो बिल्कुल टेंड्स टू जीरो कर दोगे तो ये वाली जो पाथ है वो क्या हो जाएगा? ये वाली पाथ लेंथ स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा। और तो एक्चुअल जो पाथ लेंथ है डेल्टा एस, और जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ हो गया डेल्टा आर का मोड, वो दोनों हो जाएगा सेम। तो कब होगा? जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो, जब आपने टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा जब बहुत ज्यादा छोटा कर दिया तब। ठीक है। तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिला। तो ये हमें ये पता चला कि भाई जब हम छोटा करते जा रहे थे टाइम इंटरवल, तो इस केस में जो है वो क्या हो गया? डेल्टा एस और डेल्टा आर का मॉड सेम ही हो गया। तो ये हम लोग लिख लेंगे कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो पाथ ट्रेवल्ड जो है इट बिकम्स स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में जो डेल्टा एस होगा वो हो जाएगा डेल्टा आर का मॉड। डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा आर का मॉड। ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करो। जब ये दोनों सेम हो गया, तो मैं दोनों साइड डेल्टा टी से अगर डिवाइड कर दूं, दोनों साइड अगर डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो ये रिलेशन स्टिल मेंटेन रहेगा। ठीक है। और अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है तो ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी वाली जो चीज है, ये क्या हो जाता है भाई? यही तो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो, तो यही तो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये जो टर्म है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये क्या हो गया? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा तो यही हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर का मॉड बाई डेल्टा टी। अभी इसी को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में डी एस बाई डी टी, और इसको डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को डी आर बाई डी टी लिखेंगे, और ये इसका मॉड हो गया डी आर बाई डी टी का मॉड। अभी ये जो डी एस बाई डी टी है, ये क्या है? ये जो चीज है ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये जो डी आर बाई डी टी है, ये डी आर बाई डी टी यही तो वेलोसिटी होता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां से क्या पता चला हमें? यहां से हमें ये पता चला, ये नोट में लिख लो आप, नोट में लिख लो आप कि इंस्टेंटेनियस स्पीड is always equal to, is always equal to magnitude of instantaneous velocity, magnitude of instantaneous velocity। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा सेम होगा।
तो ये हमें एक बढ़िया चीज पता चला। दूसरा देखो आप, दूसरा एक और पॉइंट है कि इस वाले में जो डिस्प्लेसमेंट होता था वो होता था एबी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन, ये होता था डेल्टा आर वेक्टर। जब बी नजदीक आने लगा, जब टाइम इंटरवल अपने छोटा करने लगे तो बी नजदीक आने लगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये कुछ इस तरीके से हो गया। बी टाइम इंटरवल और छोटा कर दिए तो बी इधर आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया। टाइम इंटरवल और छोटा कर दिया आपने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया। टाइम इंटरवल और छोटा कर दिया, यहाँ पे देखो जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिए तो ये बी पॉइंट ऑलमोस्ट ए के पास में ही आ गया। बी और ए ऑलमोस्ट एक ही हो गए। तो इनको जो जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर आप एक्सटेंड कर दोगे तो क्या आप ये नहीं बोल सकते कि ये टेंजेंट हो गया? क्या आप ये नहीं बोल सकते कि ये टेंजेंट हो गया? तो ये ए बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन क्या था? ये डेल्टा आर वेक्टर, और टेंड्स टू जीरो, तो उसी को हम लोग डी आर वेक्टर बोलते थे। तो ये डी आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ एट दिस पॉइंट। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नीचे में, ये लिख लो आप। यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग कि ए और बी जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया है। तो इनको जो जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन है, इनको जो जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन है, ए बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट हो जाएगा। ये हमने एक्सटेंड करके डायरेक्शन दिखा दिया है आपको, एक्सटेंड करके ऐसे दिखा दिया है कि देखो ये टेंजेंट है। बट एक्चुअल में तो वो वाला लेंथ बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर ठीक है। डेल्टा आर वेक्टर था ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टेंड्स टू जीरो हो गया था, तो इसी को हमने डी आर वेक्टर लिखा था। तो ये जो डी आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। तो ये सेकंड नोट में लिखो आप, सेकंड नोट में आप लिखो कि डायरेक्शन ऑफ डी आर वेक्टर इज अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। और देखो दूसरी बात ये है ना कि जब आपने टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो किया है, टाइम इंटरवल जब डी टी किया है, तो ये जो डी आर वेक्टर है ये भी टेंड्स टू जीरो ही है। डी आर वेक्टर, डी आर बोल दिया मतलब क्या हो गया? टेंड्स टू जीरो ही हो गया। ठीक है। तो आप इसको नल वेक्टर, टेंड्स टू जीरो मतलब आप इसको नल वेक्टर भी बोल सकते हो। तो ये देखो ये हो गया चमत्कार यहाँ पे। ये डी आर वेक्टर नल वेक्टर तो है, पर इसका डायरेक्शन हमें पता चल गया है कि ये डायरेक्शन आया अलोंग द टेंजेंट। तो आप याद करो जब वेक्टर पढ़ा था हम लोगों ने, तो वहां पे एक चीज पढ़ा था। वहां पे था जीरो वेक्टर की, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? तो भाई आपने बोला था कि जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, आर्बिट्ररी होता है, कुछ कह नहीं सकते, बता नहीं सकते डी आर वेक्टर, आई मीन सॉरी नल वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में। तो वहां पे हमने एक चीज, एक पॉइंट लिखवाया था। वहां पे हमने एक पॉइंट लिखवाया था कि डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर कैन बी टोल्ड, नल मतलब जीरो, if the method of becoming null is known, if the method of becoming null is known, मतलब वो जीरो वेक्टर कैसे बन रहा है, कैसे अप्रोच कर रहा है। जैसे हमें यहाँ पे पता है कि ये जीरो वेक्टर कैसे बन रहा है। पहले ये ऐसे था, फिर धीरे धीरे ये बी जैसे जैसे नजदीक आते गया तो ये ऐसे होते गया, ऐसे होते गया, ऐसे होते गया। तो हमें ये पता है कि कैसे नल को अप्रोच कर रहा है, कैसे ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये हमें पता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे डायरेक्शन पता चल गया, इसलिए हमें यहाँ पे डायरेक्शन पता चल गया। डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर कैन बी टोल्ड इफ द मेथड ऑफ बिकमिंग नल इज नो। तो यहाँ पे ये डी आर वेक्टर कैसे बन रहा है, कैसे अप्रोच हो रहा है, तो हमें ये पता है। तो हमें इसलिए पता चल गया कि डायरेक्शन ऑफ डी आर वेक्टर जो है ये आ गया अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। ठीक है। अब देखिए, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये हमने पढ़ा कि ये होता है डी आर बाई डी टी। अब टाइम का तो कोई डायरेक्शन है नहीं, तो v का जो डायरेक्शन होता है वो डी आर के डायरेक्शन में ही होता है। जिधर डी आर का डायरेक्शन होगा उधर ही v का डायरेक्शन होगा।
और डी आर आपने क्या देखा इधर, अलोंग द टेंजेंट है, तो इसलिए वी का भी डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट। तो ये हमें फिर से नोट लिख लो आप, कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is along the tangent to the path। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तो ये बार बार यूज में आता है तो आपको ये पता ही रहेगा फिर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होता है अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। अब जैसे मान लो ये पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो जब पॉइंट ए पे है वो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मान लो ऐसे घूम रहा है वो ऐसे, तो जब पॉइंट ए पे है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ए पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। जब ये बी पे है तो उस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। आप ये बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। जब ये मान लो यहाँ डी पे है तो इस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। ई पे है तो इस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। एफ पे है तो इस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है। तो किसी पॉइंट पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट टू द पाथ, एंड द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे हमें समरी जो है वो ये चीज है, हमें ये पता चला, एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चला कि या एक सबसे पहले तो ये पता चला कि भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला वही होता है जो एवरेज स्पीड का होता है, बस हम लोग टाइम इंटरवल को टेंड्स टू जीरो कर देते हैं। ठीक है। दूसरा हमें पता चला कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू वही होता है जो एवरेज वेलोसिटी का होता है, बस हम लोग क्या करते हैं, बस हम लोग टाइम इंटरवल को टेंड्स टू जीरो कर देते हैं। नेक्स्ट हमें पता चला कि जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड की जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड, सॉरी यार स्पीड है तो मैग्नीट्यूड क्या, स्पीड है तो वो तो स्केलर है, तो स्केलर है तो उसमें तो कोई जो भी है वही है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की जो वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। आपको क्या पता चला कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो वैल्यू होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो वैल्यू होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है हमेशा। और हमें पता चला कि डायरेक्शन ऑफ जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ होगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो आप, कि अभी अभी आपने एक फॉर्मूला देखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आ गया आपका डी आर बाई डी टी। अब जो मैं बोल रहा था ना डिफरेंशिएशन वाला एस्पेक्ट, ठीक है, डिफरेंशिएशन वाला एस्पेक्ट। तो जैसे आपने पढ़ा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या पढ़ते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ये जो आर वेक्टर है, वो आर वेक्टर क्या है बताओ, आर वेक्टर क्या होता था इस डायग्राम में, देखो भाई, इस डायग्राम में देखो आप, आर वेक्टर क्या होता था, आर वेक्टर होता था पोजीशन वेक्टर। ठीक है। आर वेक्टर क्या होता था, पोजीशन वेक्टर। तो ये जो है ना, ये जो है डी आर बाई डी टी, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर। और ये आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये बताता है कि भाई पोजीशन वेक्टर किस रेट से चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अब जिन लोगों को ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट अजूबा लग रहा होगा, तो बता ही दिया है मैंने, डिफरेंशिएशन की बहुत बड़ी वीडियो बनाई है, एक एक चीज इतना डिटेल से बताया है, समझाया है, दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है। देखो जाके, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होंगे। और ये नीट वाले जो हैं उनको भी जाके देखना चाहिए भाई, बिना बेसिक मैथ्स के तो फिजिक्स नहीं आने वाला है।
तो फिजिक्स तभी इजी लगेगा जब आप बढ़िया कर लो वेक्टर और बेसिक मैथ्स। ठीक है, चाहे आप क्लास 11 12 के लिए कर रहा हो, नीट के लिए कर रहा हो, किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, आपको वो तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, फिजिक्स बढ़िया करना है। तो आप डिफरेंशिएशन जाके देखो बढ़िया से। वो पूरा एक ही वीडियो में मैंने पूरा सब कुछ दिया हुआ है। जो काम का लगे वो देखो, अदरवाइज जो आता है वो स्किप करके ये कर लो। ठीक है, पर देख लो, आपको वहां पे बहुत सारा नया चीज सीखने को मिलेगा। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर हो गया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो v इज dr/dt। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, कोई बोले कि डी आर वेक्टर क्या है? तो डी आर वेक्टर जो होता था वो तो होता था डेल्टा आर वेक्टर, जब ये टेंड्स टू जीरो हो। जब डेल्टा आर वेक्टर टेंड्स टू जीरो हो, डेल्टा आर का मतलब, डेल्टा मतलब चेंज, तो डी आर, अगर कोई पूछे डी आर वेक्टर क्या है, तो वो चेंज इन पोजिशन वेक्टर है। चेंज इन पोजिशन वेक्टर इन ए वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, इन ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी। लेकिन अगर कोई पूछे आर वेक्टर क्या है, तो आर वेक्टर तो पोजिशन वेक्टर है। अगर कोई पूछे ये डी वाई डी टी ऑफ आर वेक्टर, तो ये किसका रेट ऑफ चेंज है? तो ये आर वेक्टर का रेट ऑफ चेंज है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो गया। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये बताएगा कि भाई पोजीशन वेक्टर किस रेट से चेंज हो रहा है टाइम के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमने ये सीख लिया, वेलोसिटी वाला पार्ट तो क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आ जाओ आप एक्सीलरेशन पे। तो आप नेक्स्ट लिखिए एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन, ए एवरेज से भी डिनोट करते हैं। और जब भी एवरेज की बात होगी ना, तो एक टाइम इंटरवल दिया रहेगा। तो जैसे मैं बोलूं कि इन बिटवीन टी एंड टी प्लस डेल्टा टी, भाई एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? तो मान लो टी टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो थी, मान लो वी आई वेक्टर, वी इनिशियल बोल देता हूँ। और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो है, मान लो वी फाइनल, वी एफ वेक्टर। तो इन बिटवीन टी एंड टी प्लस डेल्टा टी जो एवरेज वेलोसिटी होगा ना, जो एवरेज वेलोसिटी, सॉरी, एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, मतलब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बाय डेल्टा। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा कि टी टाइम पे मान लो वेलोसिटी था वी आई वेक्टर, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे मान लो वेलोसिटी है वी एफ वेक्टर, एफ फॉर फाइनल। तो इन बिटवीन टी एंड टी प्लस डेल्टा टी जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बाय डेल्टा टी। अब जनरली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि मान लो कि टी टाइम पे जो वेलोसिटी था, मैं उसको वी वेक्टर लिख देता हूँ। और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे जो वेलोसिटी था, मैं इसको वी प्लस डेल्टा वी लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा वी एफ के जगह लिख देंगे ये वी प्लस डेल्टा वी, और ये वी आई के जगह पे लिख दिए वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये वी कट गया। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। वैसे भी ये डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी जो है वो चेंज इन वेलोसिटी तो है। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा ये हो जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम इंटरवल डेल्टा। और ये याद रखना है मेरे दोस्त कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है हमें यहाँ पे। ये जो डेल्टा वी है ना, फाइनल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं दोनों, तो इनका वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा। और देखो, टाइम का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा। मतलब जो वी एफ माइनस वी आई जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करके आएगा ना डायरेक्शन, वी एफ और वी आई का जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो जो डायरेक्शन आएगा वही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे नोट में लिख लो आप, नोट में लिख लो कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज डेल्टा वी वेक्टर, दैट इज दैट इज वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर का जो डायरेक्शन आया है, दैट इज वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर। ठीक है,
तो ये एवरेज एक्सेलरेशन होगा। अब इस पे आप एक एग्जांपल कर लो तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। जैसे हम लोग तो अपना वही फेमस एग्जांपल ले रहे हैं, वो ये कार चल रहा है सर्कुलर पाथ पे आर रेडियस का। कार जो है वो आर रेडियस के सर्कल पे चल रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। तो लेट अस से इफ इट हैज टर्न थ्रू थीटा, स्पीड कांस्टेंट है उसका। तो इफ इट हैज टर्न थ्रू थीटा, तो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन निकालो तो। सो इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, इसका क्वेश्चन लिख लो आपकी स्पीड कांस्टेंट है। तो इफ इट हैज, स्पीड यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड इज कांस्टेंट। इफ इट हैज टर्न थ्रू एंगल थीटा, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो आप वीडियो पॉज करके पहले ये ट्राई कर लो, निकालो भाई एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, खुद से ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं। अच्छा, किसी का आंसर जीरो भी आया था क्या कि सर ये तो कांस्टेंट ही है स्पीड, तो एवरेज एक्सेलरेशन जीरो? नहीं मेरे दोस्त, नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन मेरे दोस्त, ठीक है। मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन नहीं। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये बताओ क्या पार्टिकल जैसे जैसे मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या? अभी अभी आपने पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। तो टेंजेंट का तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी का, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रहा है। तो देयर फॉर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा, चेंज होगा उसका वैल्यू। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है यहाँ पे बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये जीरो नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, किसका? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया यहाँ पे टेंजेंट, और ये बोल रहा है कि थीटा से टर्न कर लिया तो क्या होगा। तो थीटा से टर्न कर लिया तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगा इधर हो जाएगा टेंजेंट। ठीक है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन वी एफ और वी आई का। ठीक है, यही है ना, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। सो ये एंगल है थीटा, और ये वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होता है, तो ये आपका एंगल जो है ये हो जाएगा 90 डिग्री, टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर, और ये भी हो जाएगा एंगल 90 डिग्री। ये टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, ये जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर सकते हो आप क्या इन दोनों का? इन दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर सकते हो? वी एफ माइनस वी आई निकाल सकते हो? वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर निकाल सकते हो, ट्राई करो। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस इज वी एफ वेक्टर प्लस निगेटिव ऑफ वी आई वेक्टर। ऐसा भी बोल दें कि जोड़ना है वी एफ को और हमें माइनस वी आई को जोड़ना है, तो भी एक ही बात हुई। अभी वी आई जो है वो इधर है, तो माइनस वी आई किधर होगा, डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, तो माइनस वी आई इधर हो गया। तो देखो वी एफ इधर है और माइनस वी आई जो है वो इधर है, और इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है। और देखो दोनों का टेल टेल भी मैच कर रहा है, ये देखो माइनस वी आई का टेल भी यहाँ पे और वी एफ का टेल भी यहाँ पे है। तो अगर हम ये एंगल निकाल लें, तो मैग्नीट्यूड हमें दिया ही हुआ है वेलोसिटी का, v, और अगर ये एंगल निकाल लें तो हम लोग वो वेक्टर एडिशन वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, करो तो देखो ये एंगल कितना है, थीटा, और ये है 90 डिग्री, और ये भी है 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस एंगल विल बी, एक क्वाड्रिलेटरल में चारों का सम कितना होता है, 360। तो ये 90 + 90 180 हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, ये 90 + 90 180। तो इन दोनों जो एंगल्स होगा उनका भी सम होगा 180। तो ये थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। सो दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। और तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड पता ही है, मैग्नीट्यूड जो है वो v है दोनों का।
तो जो वी एफ वेक्टर प्लस निगेटिव ऑफ वी आई वेक्टर, इन दोनों का जो हम एडिशन कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एफ का मॉड का स्क्वायर प्लस माइनस वी आई के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 वी एफ मॉड ऑफ माइनस वी आई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, तो मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा ये, माइनस कॉस थीटा। सो दिस विल बी अंडर रूट 2v² प्लस 2v² इंटू माइनस कॉस थीटा। सो दिस विल बी, आई कैन राइट 2v² अगर कॉमन ले लें तो दिस विल बी 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दिस विल बी 2v²। 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताऊं? देखो, 1 को लिख सकते हो cos² θ/2 प्लस sin² θ/2, और cos थीटा को लिख सकते हो cos2 θ/2। तो cos2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos² θ/2 माइनस sin²θ/2 हो जाएगा। तो ये वाला चीज जो है ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin² θ/2। ठीक है, ये जो नीट वाले हैं तो थोड़ा बहुत फॉर्मूला तो उनको भी लगता है, तो आप ये याद रख सकते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा जो है ये 2 sin² θ/2 होता है। कैसे होता है, तो ये हमने बता दिया अभी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1 छूट गया है ना, ये यहाँ पे 1 छूट गया था यार, 2v²। ओ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1 क्यों होगा, ये तो 2v² इधर कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा आ ही गया। ठीक है, सो दिस इज 2 sin²θ/2, तो इसका रूट के अंदर आएगा तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2v sin θ/2। तो ये 2v sin θ/2 क्या आया, क्या है ये हमें आया वी एफ माइनस वी आई, ये जो वी एफ और प्लस ऑफ माइनस वी आई, तो ये जो निकाला था ना इसका मैग्नीट्यूड आया, ये इसका मैग्नीट्यूड आया। ठीक है, मतलब बेसिकली वी एफ माइनस वी आई का मॉड आया ये, वी एफ माइनस वी आई का मॉड आया ये 2v sin θ/2। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो वी एफ माइनस वी आई का मॉड और डिवाइडेड बाई जो टाइम लगा। तो ये तो वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने न्यूमरेटर। टाइम कितना लगा, तो देखो ये डिस्टेंस थीटा से घूमा, तो ये डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, आर्क लेंथ आर थीटा। तो आर थीटा और स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कवर किया आर थीटा और स्पीड है वी, तो डेल्टा टी कितना होगा, आर थीटा बाई वी। तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पे आर थीटा बाई वी, तो कितना हो गया ये, 2v² sin θ/2 डिवाइडेड बाई आर थीटा। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन हुआ, और डायरेक्शन किधर होगा एवरेज एक्सेलरेशन का, तो जिधर ये वी एफ माइनस वी आई का जिधर डायरेक्शन आया था, मतलब वी एफ और माइनस वी आई इन दोनों को जो आपने जोड़ा ना, तो इसका जिधर डायरेक्शन आएगा। अभी देखो ये जो वी एफ और माइनस वी आई है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप जानते हो कि अगर दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, इनका जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, वो आपका आता है अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। तो जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, ये आपका आता है अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ये पूरा एंगल था 180 माइनस थीटा,
तो एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, इसका हाफ। तो इसका हाफ मतलब ये वाली एंगल 90 माइनस थीटा बाई टू, और ये वाली एंगल भी 90 माइनस थीटा बाई टू। आप यहाँ इस डायग्राम में देखो, तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, अगर मैं इसको जोड़ दूं सेंटर से, अगर मैं इसको सेंटर से जोड़ दूं तो वही होगा क्या, एंगल बाइसेक्टर। देखो यार, अगर सेंटर से जोड़ दे तो वही होगा क्या, एंगल बाइसेक्टर। हाँ जी बिल्कुल, इसको आप सेंटर से जोड़ दो। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ना, ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई, आई मीन 90 माइनस थीटा बाई टू, और ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई टू। ये एंगल बाइसेक्टर, यही वाला जो डायरेक्शन होगा, ये वी एफ माइनस वी आई का डायरेक्शन आएगा। सो वी एफ माइनस वी आई will be along angle bisector, will be along angle bisector, एंगल बाइसेक्टर। तो देयरफॉर एवरेज एक्सीलरेशन का तो वही डायरेक्शन होता है जो वी एफ माइनस वी आई का होता है। सो जो एवरेज एक्सीलरेशन होगा, दिस विल बी along एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब will be directed towards the center of the circle, will be directed towards the center of the circle। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी निकल गया, डायरेक्शन भी निकल गया। आई बात समझ में? बोलो यार। तो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, और लास्ट इसमें जो है, वो लास्ट इसमें रहेगा, लास्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए भी अलग से फॉर्मूला नहीं होगा, वही होगा जो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए वेक्टर से। सिंपली ये लिखा है मतलब इंस्टेंटेनियस ही होता है, सिंपली वी लिखा है मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। अगर एवरेज रहेगा तो लिखा रहेगा एवरेज। तो अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था, मतलब क्या होता था एवरेज एक्सेलरेशन का, वही वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो लेकिन उसमें बस करना क्या है कि टाइम को टेंड्स टू जीरो लेना है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो मान लीजिए टी टाइम पे वेलोसिटी था वी वेक्टर, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे जो वेलोसिटी है वो है वी प्लस डेल्टा वी वेक्टर। तो ये जो चीज़ है, ये वी एफ के जगह पे लिखेंगे आप वी प्लस डेल्टा वी, और वी आई के जगह पे लिखेंगे वी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है। ठीक है, तो ये चीज लिखना है यहाँ पे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो ये जो आपका आया एवरेज एक्सेलरेशन, मैं यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ फिर से, सॉरी एवरेज नहीं है यार, ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो आया वो क्या हुआ, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ही है, जहाँ पे कि टाइम इंटरवल जो है वो है टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में डीवी बाई डी टी। तो इसी को हम लोग लिखते हैं डीवी बाई डी टी। अभी देखो टाइम इंटरवल जब है टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो यही डेल्टा टी को डी टी लिखा जाता है। अब जब टाइम इंटरवल इतना ज़्यादा छोटा है, नियरली ऑलमोस्ट जीरो है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ होगा वो भी तो टेंड्स टू जीरो ही होगा। तो उसी को डीवी लिखते हैं। तो डीवी का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इन वेरी वेरी स्मॉल टाइम, इन बिटवीन टी से लेके टी प्लस डी टी। टी से लेके टी प्लस डी टी के बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, वही है डीवी। लाइक टी टाइम पे वेलोसिटी वी था, और टी प्लस डी टी पे वेलोसिटी वी प्लस डीवी है। सो डीवी इज द चेंज इन वेलोसिटी इन द इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम डी टी। ठीक है, इन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी। तो ये डीवी बाई डी टी है। ठीक है, अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, और इसी को हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको क्यों बोला जाता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है, या फिर dy बाई डी एक्स को क्यों बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप डिफरेंशिएशन वाली मेरी वीडियो जाके वहां पे देखिए, लिंक उसका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में आपको सब कुछ जो है वो मिल जाएगा, बड़ी वीडियो है। जो आपके काम का चीज़ है वो वाला देख लीजिए आप कि इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाला चीज़ देख लीजिएगा, एक स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है वो देख लीजिएगा कि रेट ऑफ चेंज क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें देख लीजिए आप उसमें, जो आपके काम का चीज़ है, तो आपको क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। तो एक्सेलरेशन जो है दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फर्स्ट वीडियो में। और इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग इसी पे क्वेश्चंस करेंगे, जो अभी तक हमने इतने सारे टर्म्स पढ़े, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सबका यूज रहेगा। तो ये काइनेमेटिक्स का जो सेकंड लेक्चर होगा जस्ट इसके बाद वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके चेक कर लीजिए।